हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इनकम एफिडेविट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है आपके मेंटेनेंस केसेस में, उसको आप अपने मेंटेनेंस केसेस में कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेंटेनेंस को कम से कम करने के लिए, या फिर अगर आप वाइफ साइड से है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस करने के लिए आप इनकम एफिडेविट को कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। रियल केस स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, और आपके अभी केसेस का स्टेटस क्या चल रहा है। कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइए, मैं उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि इनकम एफिडेविट का जो इस्तेमाल है आप अपने केसेस में कैसे कर सकते हैं, और इनकम एफिडेविट से आपको कैसे कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें जो है आपको यूज़ में आ सकती हैं। अब देखिए क्या होता है कि रजनीश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट आई है अभी रिसेंटली, जो 2020 में आई थी मेंटेनेंस केसेस को लेके, 3 साल हो गए हैं उस जजमेंट को, और उसके बाद जो है ये एफिडेविट इंट्रोड्यूस कराना पड़ा कोर्ट को थ्रू आउट द कंट्री, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर मेंटेनेंस केसेस के लिए। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि क्या होता है कि अगर हस्बैंड साइड है मेंटेनेंस केसेस में क्या कर देता था, वो कभी जॉब छोड़ देता था, कभी अपनी इनकम जो है कम से कम दिखाने के लिए कोर्ट के सामने जो है चीज़ें छुपा देता था, अपनी प्रॉपर्टीज़ डिस्पोज ऑफ कर देता था पेरेंट्स के नाम पे, या फिर कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ करके जो है अपनी जो इनकम है बिल्कुल कम से कम दिखाने की कोशिश करता कि उसके बाद तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, वो वाइफ और बच्चे को मेंटेन ही नहीं कर सकता। दूसरी साइड पे ये होता था कि वो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी तरह जी रहा होता था। सच्चाई ये होती थी, इसलिए कोर्ट को ये चीज़ लानी पड़ती थी। वाइफ साइड के पास ये एक बर्डन होता है कि हस्बैंड की इनकम के लिए या एसेट्स के लिए उसको बहुत धक्के खाने पड़ते थे कि उसके बैंक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाए, या फिर कुछ सैलरी स्लिप्स ऑन रिकॉर्ड आ जाए, उसके लिए बहुत धक्के खाने पड़ते थे। वाइफ साइड के वकील साहब इतना जो है एफर्ट्स करते नहीं थे, और वाइफ साइड को होता था नुकसान, क्योंकि मेंटेनेंस जो है, क्योंकि वो इनकम ला नहीं पाती थी, तो मेंटेनेंस जो है ऐसे केसेस में कम से कम बनती थी। इवन ये चीज़ वाइफ साइड पे भी एप्लीकेबल है। अगर वाइफ साइड जॉब कर रही है तो हस्बैंड के पास भी कोई साधन नहीं होता था कि ये सब चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड लाए, या वाइफ साइड की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड आए। तो बहुत लोग बहुत चीज़ें छुपा लेते थे। इसको रोकने के लिए रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, जिसमें 3 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट, लाइबिलिटीज़, एसेट, एक्सपेंडिचर और ना जाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी पड़ती है। अब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। आप 1 साल का तो रिकॉर्ड मॉडिफाई कर लोगे, 3 साल का कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो? इस को ध्यान में रखते हुए जो है इनकम एफिडेविट का इंट्रोडक्शन हुआ, और अब हर जगह ये चीज़ें फॉलो होने लग गई हैं। अब इनकम एफिडेविट से ये हुआ कि बहुत सारी जानकारी हस्बैंड या वाइफ साइड को मिलने लग गई। इनकम एफिडेविट जैसे ही हस्बैंड फाइल करता तो वाइफ साइड को भी कई जानकारियाँ मिलती, वाइफ साइड करती तो हस्बैंड साइड को भी जानकारियाँ मिलती। अब क्या क्या जानकारी मिलती है, हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो जानकारी मिलती है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। हस्बैंड या वाइफ को बहुत इलीगल मीन्स से जो है ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी झेलना पड़ सकता था। बैंक साइड को भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता था, क्योंकि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी की आप कैसे किसी को दे सकते हो। फिर कई जगह घूसबाजी करनी पड़ती थी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है जानकारी हाथ लगती थी, और कई केसेस में तो जो वीक पार्टी उसके तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगती थी, तो वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता था। तो बैंक स्टेटमेंट से जो है आईना दिख गया कि हस्बैंड साइड कितना कमा रहा है या वाइफ साइड कितना कमा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी बैंक अकाउंट ही पूरा छुपा लेते हैं, कोई ऐसे डमी या फेक अकाउंट बना लेते हैं जो 1 साल से चल रहा है, वो दे देते हैं कोर्ट के सामने, पर उसका भी तोड़ जो है आ गया है। पर फिर भी ये चीज़ें कम हो गई हैं। जो सैलरी
सैलरीड बंदा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है कि अपनी इनकम जो है छुपा पाए वो कोर्ट के सामने। उसे तो सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है। तो कोई मतलब स्कोप ही नहीं बचा अब की इनकम जो है छुपाने का। इसलिए जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर्ट के पास भी पावर आ गई कि वो 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो भी आ गई। अब क्या होता था कि हस्बैंड छोटी जॉब पकड़ लेता था या जॉब छोड़ देता था, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो 3 साल की है, तो पिछले 3 साल का सारा अकाउंट कच्चा चिट्ठा सब सामने आ गया है। तो अब तो बिल्कुल स्कोप ही नहीं बचा कि आपकी जो इनकम है वो छुप पाए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इनकम आपकी आ गई है तो कई केसेस में अब जब ये दस्तावेज आपके हाथ लग गया तो अब इसे आर्ग्यू कैसे किया जाए। जो इनकम एफिडेविट में इनकम डिस्क्लोज की हुई है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों को मैच करके देखिए। अगर बैंक स्टेटमेंट में जो इनकम आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और इनकम एफिडेविट में कम डिस्क्लोज की है, ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कोर्ट के सामने। और जो बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया वो भी आप ऑन रिकॉर्ड 3 साल की स्टेटमेंट अब आप ला सकते हैं 91 CRPC का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस केसेस में। मेरे एक केस में ऐसा ही हुआ था कि वाइफ साइड ने वर्किंग थी, उसने अपनी इनकम जो है छुपा ली थी, तो 91 CRPC से हमने उसकी 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ले आए और दिखाया कि उसके अकाउंट में कई सारे क्रेडिट्स आ रहे हैं। तो हमने यही पॉइंट आउट किया कि वाइफ वर्किंग है और ये क्रेडिट जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वैसे तो वो दिखा रही है ज़ीरो इनकम है, बट वहाँ पे क्रेडिट दिखा रही है, तो यानी वो कुछ ना कुछ अर्न करती है। और वो कोर्ट ने एज्यूम किया और बिल्कुल ज़ीरो कर दी मेंटेनेंस। ऐसे केस भी हुआ है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है हस्बैंड साइड से कि वो दिखा देता है कि अपना जो है बिजनेस उसमें लॉस में जा रहा है उसका बिजनेस, और वहाँ पे वो ये दिखाता है कि उसको बिल्कुल घाटा हो गया बिजनेस में। और वहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में लाखों की ट्रांजैक्शन आ रही है, लाखों की ट्रांजैक्शन। तो हमने यही आर्ग्यू किया एक केस में कि जी जनाब, जब ये बिजनेस को बचाने के लिए लाखों का लोन ले सकता है, लाखों की ट्रांजैक्शन कर सकता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में साफ लिख रहा है, इनकम एफिडेविट में दिखा रहा है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कमाता है, तो ऐसे कैसे होता है। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि एसेट्स यानी आपके फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब भी ऑन रिकॉर्ड जो है अब आने लग गए हैं। तो अगर आपने ये चीज़ डिस्क्लोज कर दी और अपनी सैलरी दिखाई 6,000 रुपये, जबकि आपके पास एसेट्स हैं 21 लाख, गाड़ी चला रहे हो, आईफोन रख रहे हो, तो कोर्ट ये चीज़ जो है इनकम एफिडेविट से वेरीफाई करके आपके ऊपर जो है हाई से हाई मेंटेनेंस, ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास जो मैंने लड़े हैं कि इनकम एफिडेविट में तो इनकम दिखा रही है जी 6,000 रुपये और एसेट्स में पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, फ्लैट्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं, 6,000 कमाने वाला कहाँ इतने एसेट्स रखेगा। तो कोर्ट जो है एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करने लग गया ऐसे केसेस में। तो ये चीज़ भी अब बिल्कुल सामने आ चुकी है। कई केसेस में मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं और कई बार फेवरेबल ऑर्डर्स लिए हैं। फिर आप जो है अपनी लोन्स EMI दिखा देते हो, तो कोर्ट को यही नज़र आ जाता है कि आपके पास मीन्स है लोन लेने के लिए, EMI पे करने के लिए, तो वाइफ का भी उतना अधिकार है। पहले क्या होता था कि अपनी सैलरी जो है कम से कम दिखा देते थे, बट अब पूरी क्लियर पिक्चर आ रही है कि वो पैसा जा कर रहा है, लोन, EMI या आपका वॉलेंट्री PF कट रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है अब डिडक्शन जो स्टैट्यूटरी है जैसे इनकम टैक्स है वो तो कोर्ट कंसिडर करेगा, बट अगर नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, EMI है, ये है ताकि खर्चे दिखें आपके, वो चीज़ कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा, बल्कि उल्टा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा कि आप अगर इतना खर्चा कर सकते हो तो अपनी वाइफ और बच्चे पे भी खर्चा कर सकते हो। तो ओवरऑल जो इनकम एफिडेविट है उसमें क्लियर पिक्चर है। मेनली जो आर्ग्यूमेंट्स आपके रिवॉल्व होंगी, जो इनकम एफिडेविट में जो भी चीज़ें डिस्क्लोज की हैं और जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं इनकम एफिडेविट के साथ, उनको आपको कंपेयर करना है, उनको कोर्ट के सामने रखना है, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन्हें ऑन रिकॉर्ड लाना है आपको 91 CRPC का प्रयोग करके। तो ये जो है आपका, अगर आप बैंक स्टेटमेंट भी स्टडी करेंगे तो कई चीज़ें आपको उसके सामने नज़र आएंगी कि ये जी अकाउंट में यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो हो सकता है कि वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम है।
तो यहाँ पे क्लियरली आप इस चीज़ को यूज़ करना सीखिए। अगर आप क्लियरली ये यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये जो मैं केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो मेरा आर्टिकल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आर्टिकल है वो बिल्कुल चेक कीजिए। और ये मैंने केस स्टडीज़ बहुत डिटेल में दी हुई हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।